मीना हार्कर का लूसी वेस्टेनरा के नाम पत्र। बुडापेस्ट, 24 अगस्त। मेरी सबसे प्यारी लूसी, मुझे पता है कि तुम ये जानने के लिए बहुत बेचैन होगी कि व्हिटबी के रेलवे स्टेशन पर हम दोनों के अलग होने के बाद क्या क्या हुआ। खैर मेरी प्यारी, मैं ठीक ठाक हल पहुंची और वहां से जहाज पकड़कर हैम्बर्ग गई, फिर ट्रेन से यहां पहुंची। सच कहूं तो मुझे अपनी पूरी यात्रा के बारे में लगभग कुछ भी याद नहीं है। बस इतना याद है कि मैं जोनाथन के पास जा रही थी और मुझे उसकी देखभाल करनी होगी, इसलिए मुझे जितना हो सके उतना आराम कर लेना चाहिए। जब मैंने अपने प्यारे जोनाथन को देखा तो वो बहुत दुबला, पीला और कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों में पहले जैसा आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था और उसके चेहरे की वो शांत गंभीरता भी गायब हो गई थी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वो बिल्कुल अपने पुराने रूप की परछाई मात्र रह गया था। उसे पिछले काफी समय में उसके साथ क्या हुआ उसमें से कुछ भी याद नहीं है। कम से कम वो चाहता है कि मैं ऐसा ही मानूं, और मैं उससे कभी इसके बारे में पूछूंगी भी नहीं। उसे कोई बहुत भयानक सदमा लगा है। मुझे डर है कि अगर वो उन घटनाओं को याद करने की कोशिश करेगा तो उसके कमजोर दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सिस्टर अगाथा बहुत अच्छी महिला है और जन्म से ही किसी की देखभाल करने वाली लगती है। उन्होंने मुझे बताया कि जोनाथन ने उनसे अपनी बीमारी के दौरान कही गई बातों के बारे में मुझे बताने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने केवल अपने सीने पर क्रॉस का निशान बनाया और कहा कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि बीमार व्यक्ति के बड़बड़ाने की बातें ईश्वर के रहस्य होती है। अगर कोई नर्स अपने कर्तव्य के कारण उन बातों को सुन ले तो उसे उस भरोसे का सम्मान करना चाहिए। वो सचमुच बहुत प्यारी और नेक आत्मा है। अगले दिन जब उन्होंने देखा कि मैं परेशान हूं तो उन्होंने मेरे जोनाथन की कई बातों के बारे में थोड़ा बताया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बस इतना बता सकती हूं मेरी बच्ची, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए उसे खुद दोषी माना जाए। और तुम जो उसकी होने वाली पत्नी हो, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें नहीं भूला है और नहीं ये भूला है कि वह तुम्हारा क्या ऋणी है। उसका डर बहुत बड़ी और भयानक चीजों से था जिनके बारे में कोई साधारण मनुष्य बात नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि उस प्यारी महिला को शायद डर था कि कहीं मुझे ये शक न हो जाए कि मेरे जोनाथन को किसी दूसरी लड़की से प्रेम हो गया है। भला मैं जोनाथन को लेकर किसी दूसरी स्त्री से ईर्ष्या क्यों करूंगी? फिर भी मेरी प्यारी, मैं तुम्हें धीरे से बताऊं, जब मुझे पता चला कि किसी दूसरी औरत की वजह से कोई परेशानी नहीं है तो मेरे भीतर खुशी की एक लहर दौड़ गई। अभी मैं उसके बिस्तर के पास बैठी हूं। जब वो सो रहा है तो मैं उसका चेहरा देख सकती हूं। वो जाग रहा है। जब वो जागा तो उसने अपना कोट मांगा। वो अपनी जेब से कुछ निकालना चाहता था। मैंने सिस्टर अगाथा से उसका सामान लाने को कहा और वो उसका सारा सामान ले आई। उस सामान में उसकी डायरी भी थी। मैं उससे कहना चाहती थी कि मुझे वो डायरी देखने दे, क्योंकि मुझे लगा कि शायद उसमें उसकी परेशानी का कोई सुराग मिल जाए। लेकिन शायद उसने मेरी आंखों में मेरी इच्छा पढ़ ली थी। उसने मुझे खिड़की के पास जाने को कहा और कहा कि वो कुछ देर बिल्कुल अकेला रहना चाहता है। फिर उसने मुझे वापस बुलाया और बहुत गंभीरता से कहा, विल्हेल्मीना। तभी मुझे समझ आया कि वो बेहद गंभीर है, क्योंकि जब से उसने मुझसे विवाह करने के लिए कहा था तब से उसने मुझे कभी मेरे पूरे नाम से नहीं पुकारा था। उसने कहा, तुम जानती हो कि पति और पत्नी के बीच विश्वास के बारे में मेरे क्या विचार हैं। उनके बीच कोई रहस्य या छिपाव नहीं होना चाहिए। मुझे एक बहुत बड़ा सदमा लगा है। जब मैं ये सोचने की कोशिश करता हूं कि वो क्या था तो मेरा सिर घूमने लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि वो सचमुच हुआ था या किसी पागल व्यक्ति का सपना था। तुम जानती हो कि मुझे दिमागी बुखार हुआ था और उस दौरान मैं लगभग पागल हो गया था। रहस्य इसी किताब में है, लेकिन मैं खुद इसे जानना नहीं चाहता। मैं अब अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूं, हमारी शादी के साथ। हमने तय किया है कि सारी औपचारिकताएं पूरी होते ही हम शादी कर लेंगे। क्या तुम, विल्हेल्मीना, मेरी इस अनजान स्थिति को मेरे साथ स्वीकार करोगी? ये किताब लो और इसे अपने पास रखो। अगर तुम चाहो तो इसे पढ़ सकती हो, लेकिन मुझे इसके बारे में कभी मत बताना जब तक कि कोई बहुत बड़ा और गंभीर कर्तव्य तुम्हें मजबूर न कर दे कि तुम मुझे उन कड़वे घंटों की याद दिलाओ जिन्हें मैंने जागते या सोते हुए, होश में या पागलपन में इस किताब में लिख दिया है। इतना कहकर वो थककर पीछे लेट गया। मैंने वो किताब उसके तकिए के नीचे रख दी और उसे चूम लिया। मैंने सिस्टर अगाथा से अनुरोध किया कि वो अस्पताल की प्रधान महिला से हमारी शादी आज दोपहर ही करवाने की अनुमति मांगे। अब मैं उनके जवाब का इंतजार कर रही हूं। वो आ गई है और उन्होंने बताया कि अंग्रेजी मिशन चर्च के पादरी को बुलाया गया है। हमारी शादी 1 घंटे में होगी
या फिर जोनाथन के जागते ही जितनी जल्दी संभव हो सके। लूसी, वो समय भी आ गया और बीत गया। मैं बहुत गंभीर महसूस कर रही हूं, लेकिन साथ ही बहुत बहुत खुश हूं। जोनाथन उस समय से थोड़ी देर बाद जागा, लेकिन तब तक सब कुछ तैयार था। वो तकियों के सहारे बिस्तर पर बैठ गया। जब उससे विवाह की प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा गया तो उसने दृढ़ और मजबूत आवाज में कहा, मैं स्वीकार करता हूं। मैं मुश्किल से बोल पाई। मेरा दिल इतना भावनाओं से भरा हुआ था कि वे कुछ शब्द भी मेरे गले में अटक गए। प्रिय बहनें हमारे साथ बहुत दयालु थी। ईश्वर करे मैं उन्हें कभी न भूलूं, और न ही उन गंभीर और मधुर जिम्मेदारियों को जिन्हें मैंने आज अपने ऊपर लिया है। अब मैं तुम्हें अपने विवाह उपहार के बारे में बताती हूं। जब पादरी और बहनें हमें अकेला छोड़कर चली गईं, ओह लूसी, ये पहली बार है जब मैंने ये शब्द लिखे हैं, मेरे पति। जब मैं अपने पति के साथ अकेली रह गई तो मैंने वो किताब उसके तकिए के नीचे से निकाली। मैंने उसे सफेद कागज में लपेटा और अपनी गर्दन पर बंधी हल्की नीली रिबन से उसे बांध दिया। फिर मैंने गांठ के ऊपर मोम लगाकर उसे सील कर दिया, और उस सील के लिए मैंने अपनी विवाह की अंगूठी इस्तेमाल की। फिर मैंने उस किताब को चूमा और अपने पति को दिखाया। मैंने उनसे कहा कि मैं इसे इसी तरह सुरक्षित रखूंगी। ये किताब हमारे पूरे जीवन के लिए इस बात का बाहरी प्रमाण होगी कि हम एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते हैं। मैं इसे तब तक नहीं खोलूंगी जब तक ऐसा करना उनके अपने भले के लिए या किसी बहुत गंभीर कर्तव्य के कारण आवश्यक न हो। तब उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। ओ लूसी, ये पहली बार था जब उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा था। उसने कहा कि दुनिया में उसके लिए इससे ज्यादा प्यारी चीज कोई नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो वो उस पूरे अतीत से दोबारा गुजरने के लिए तैयार होगा, केवल मेरा हाथ जीतने के लिए। बेचारे जोनाथन का मतलब शायद अतीत के केवल एक हिस्से से था, लेकिन अभी वो समय को लेकर ठीक से सोच नहीं पा रहा है। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर शुरुआत में वो महीने और साल तक आपस में मिला दे। खैर मेरी प्यारी, मैं उससे और क्या कह सकती थी। मैंने केवल इतना कहा कि मैं पूरी दुनिया की सबसे खुश महिला हूं। मेरे पास उसे देने के लिए अपने अलावा कुछ नहीं है। मेरा जीवन और मेरा विश्वास, और इनके साथ मेरा प्रेम और मेरा कर्तव्य भी हमेशा उसके साथ रहेगा। जब उसने मुझे चूमा और अपने कमजोर हाथों से अपनी ओर खींचा तो वो हमारे बीच एक गंभीर प्रतिज्ञा जैसी थी। लूसी, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूं? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सब मेरे लिए बहुत प्यारा और खुशी भरा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि तुम हमेशा से मेरे लिए बहुत प्रिय रही हो। जब तुम स्कूल से निकलकर जीवन की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रही थी, तब तुम्हारी दोस्त और मार्गदर्शक बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। अब मैं चाहती हूं कि तुम ये देखो कि कर्तव्य ने मुझे कहां पहुंचाया है, और तुम इसे एक बहुत खुश पत्नी की आंखों से देखो, ताकि जब तुम्हारा अपना वैवाहिक जीवन शुरू हो तो तुम भी मेरी तरह खुश रहो। मेरी प्यारी लूसी, सर्वशक्तिमान ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो जैसा अभी दिखाई देता है। एक लंबे धूप भरे दिन जैसा, जिसमें कोई कठोर आंधी न आए, कोई कर्तव्य भुलाया न जाए और कोई अविश्वास न हो। मैं तुम्हारे जीवन में बिल्कुल भी दुख न आने की प्रार्थना नहीं कर सकती, क्योंकि दुख से पूरी तरह मुक्त जीवन किसी का नहीं होता। लेकिन मैं यही आशा करती हूं कि तुम हमेशा उतनी ही खुश रहो जितनी मैं इस समय हूं। अलविदा मेरी प्यारी, मैं ये पत्र अभी भेज रही हूं और शायद तुम्हें बहुत जल्द फिर लिखूंगी। अब मुझे रुकना होगा क्योंकि जोनाथन जाग रहा है। मुझे अपने पति की देखभाल करनी है। तुम्हारी सदैव प्रेम करने वाली मीना हारकर। पत्र लूसी वेस्टना से मीना हारकर के नाम। वेडबी 30 अगस्त। मेरी सबसे प्यारी मीना, तुम्हें ढेर सारा प्यार और लाखों चुंबन। ईश्वर करे कि तुम जल्द ही अपने पति के साथ अपने घर पहुंच जाओ। काश तुम इतनी जल्दी घर लौट आती कि कुछ समय हमारे साथ यहां रह पाती। यहां की ताजी और खुली हवा जोनाथन को जल्दी ठीक कर देती। इस हवा ने मुझे तो पूरी तरह स्वस्थ कर दिया है। अब मेरी भूख इतनी बढ़ गई है कि मैं बहुत ज्यादा खाने लगी हूं। मैं पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जा से भरी हुई हूं और रात को अच्छी नींद आती है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैंने नींद में चलना बिल्कुल छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि पिछले एक सप्ताह से मैं रात में बिस्तर पर जाने के बाद बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। आर्थर कहता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है। वैसे मैं तुम्हें यह बताना भूल गई थी कि आर्थर यहां है। हम दोनों खूब घूमते हैं, गाड़ी में सैर करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, नाव चलाते हैं, टेनिस खेलते हैं और मछली पकड़ते हैं, और मैं उससे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगी हूं। वो कहता है कि वो मुझसे पहले से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन मुझे इस बात पर थोड़ा संदेह है,
क्योंकि शुरुआत में उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे इससे ज्यादा प्यार कर ही नहीं सकता। लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। लो, वो मुझे बुला रहा है। इस समय के लिए इतना ही। तुम्हारी प्यार करने वाली लूसी। पुनश्च। माँ तुम्हें अपना प्यार भेजती है। बेचारी अब कुछ बेहतर लग रही है। पुनश्च 2। हमारी शादी 28 सितंबर को होने वाली है। डॉक्टर सीवर्ड की डायरी 20 अगस्त। रेनफील्ड का मामला अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। अब वो इतना शांत हो गया है कि कुछ समय के लिए उसकी पागलपन भरी उत्तेजना पूरी तरह रुक जाती है। अपने दौरे के बाद पहले सप्ताह में वो लगातार हिंसक और उग्र रहा था। फिर एक रात जैसे ही चांद निकला, वो अचानक शांत हो गया और अपने आप से बड़बड़ाने लगा। अब मैं इंतजार कर सकता हूं। अब मैं इंतजार कर सकता हूं। अटेंडेंट ने मुझे इसकी सूचना दी, इसलिए मैं तुरंत उसे देखने नीचे गया। वो अभी भी कसकर बांधने वाली पोशाक पहने हुए था और गद्देदार कमरे में था, लेकिन उसके चेहरे की वो लाल और उत्तेजित अवस्था गायब हो गई थी। उसकी आंखों में पहले जैसी विनती करने वाली, लगभग डरपोक कोमलता दिखाई दे रही थी। मैं उसकी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट था, इसलिए मैंने आदेश दिया कि उसके बंधन खोल दिए जाएं। अटेंडेंट थोड़े हिचकिचाए, लेकिन अंत में उन्होंने बिना विरोध किए मेरी बात मान ली। एक अजीब बात यह थी कि रेनफील्ड इतना समझदार था कि वो उनके अविश्वास को समझ सके। वो मेरे पास आया और बहुत धीमी आवाज में अटेंडेंटों की ओर चोरी छिपे देखते हुए बोला, उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। जरा सोचो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। कितने मूर्ख है। किसी तरह यह जानकर मुझे अच्छा लगा कि इस बेचारे पागल के मन में भी वह मुझे बाकी लोगों से अलग समझता है, लेकिन फिर भी मैं उसकी सोच को समझ नहीं पा रहा हूं। क्या इसका मतलब यह है कि उसके और मेरे बीच कोई संबंध है और हम किसी तरह एक ही पक्ष में हैं, या फिर वह मुझसे कोई ऐसी बहुत बड़ी मदद लेना चाहता है जिसके लिए मेरा स्वस्थ रहना उसके लिए जरूरी है? मुझे बाद में इसका पता लगाना होगा। आज रात वो बात नहीं करेगा। यहां तक कि एक छोटा बिल्ली का बच्चा या बड़ी बिल्ली देने की पेशकश भी उसे आकर्षित नहीं कर सकी। वो केवल इतना कहता है, मुझे बिल्लियों पर कोई भरोसा नहीं है। अब मेरे पास सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है। मैं इंतजार कर सकता हूं। मैं इंतजार कर सकता हूं। कुछ देर बाद मैं वहां से चला आया। अटेंडेंट ने बताया कि वो सूर्योदय से कुछ पहले तक शांत रहा। फिर वो बेचैन होने लगा और धीरे धीरे हिंसक हो गया। अंत में उसे ऐसा दौरा पड़ा कि वो पूरी तरह थककर लगभग बेहोशी जैसी अवस्था में चला गया। पिछली 3 रातों से भी यही हो रहा है। दिन भर वो हिंसक रहता है और चांद निकलने से लेकर सूर्योदय तक शांत रहता है। काश मुझे इसके पीछे का कारण पता चल पाता। ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी शक्ति है जो कभी आती है और कभी चली जाती है। एक विचार आया, आज रात हम पागल व्यक्ति और समझदार लोगों के बीच एक तरह का खेल खेलेंगे। वो पहले भी हमारी मदद के बिना भाग चुका है। आज रात वो हमारी मदद से भागेगा। हम उसे भागने का मौका देंगे और लोगों को तैयार रखेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर वे उसका पीछा कर सकें। 23 अगस्त। जिसकी उम्मीद होती है वही अक्सर होता है। डिज़राइली जीवन को कितनी अच्छी तरह समझते थे। हमारा पक्षी जब उसने पिंजरे का दरवाजा खुला देखा तो उड़कर बाहर नहीं गया, इसलिए हमारी सारी चतुर योजना बेकार हो गई। फिर भी हमने एक बात साबित कर दी है, उसके शांत रहने की अवधि काफी लंबी होती है। अब हम रोज कुछ घंटों के लिए उसके बंधन ढीले कर सकते हैं। मैंने रात के अटेंडेंट को आदेश दिया है कि जब रेनफील्ड शांत हो जाए तो उसे केवल गद्देदार कमरे में बंद रखा जाए और सूर्योदय से 1 घंटे पहले तक वही रहने दिया जाए। बेचारे शरीर को आराम मिलेगा, भले ही उसका दिमाग उस आराम को महसूस न कर सके। सुनो, फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। मुझे बुलाया जा रहा है। मरीज एक बार फिर भाग गया है। बाद में एक और रात का अजीब रोमांच। रेनफील्ड ने चालाकी से इंतजार किया जब तक अटेंडेंट कमरे की जांच करने के लिए अंदर नहीं आया। फिर वो उसके पास से तेजी से निकलकर गलियारे में भाग गया। मैंने अटेंडेंटों को उसके पीछे जाने का आदेश दिया। वो फिर उसी सुनसान और खाली पड़े घर के परिसर में चला गया। हमने उसे उसी जगह पाया, पुराने चैपल के दरवाजे से चिपका हुआ। मुझे देखते ही वो बेहद गुस्से में आ गया। अगर अटेंडेंटों ने समय रहते उसे पकड़ न लिया होता तो वो मुझे मारने की कोशिश करता। जब हम उसे पकड़कर रोक रहे थे तभी एक अजीब घटना हुई। अचानक उसने अपनी पूरी ताकत से छूटने की कोशिश शुरू कर दी और फिर उतनी ही अचानक वो शांत हो गया। मैंने सहज रूप से चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मेरी नजर उसके चेहरे पर गई और मैंने उसकी आंखों का पीछा किया। वो चांदनी भरे आसमान की ओर देख रहा था। मुझे वहां केवल एक बड़ी चमगादड़ दिखाई दी
जो बिना आवाज किए पश्चिम दिशा की ओर उड़ रही थी। चमगादड़ आमतौर पर इधर उधर चक्कर लगाती है, लेकिन ये चमगादड़ बिल्कुल सीधी दिशा में उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता हो कि उसे कहाँ जाना है, या उसके मन में कोई खास उद्देश्य हो। रेनफील्ड हर पल और शांत होता गया। फिर उसने कहा, तुम्हें मुझे बांधने की जरूरत नहीं है, मैं शांति से चलूंगा। बिना किसी परेशानी के हम उसे वापस घर ले आए। लेकिन उसकी इस अचानक शांति में मुझे कुछ अशुभ महसूस हो रहा है। मैं इस रात को कभी नहीं भूलूंगा। लूसी वेस्टेनरा की डायरी हिलिंगहैम, 24 अगस्त। मुझे मीना की तरह अपनी सारी बातें लिखनी चाहिए। फिर जब हम दोनों मिलेंगे तो हम इन बातों पर लंबे समय तक बात कर सकेंगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा। काश मीना फिर मेरे साथ होती। मैं बहुत दुखी महसूस कर रही हूं। पिछली रात मुझे फिर वैसा ही सपना आया जैसा व्हिटबी में आया था। शायद ये मौसम और वातावरण बदलने की वजह से है, या फिर घर वापस आने के कारण। मुझे सब कुछ बहुत अंधेरा और डरावना लगता है, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर भरा हुआ है। मैं बहुत कमजोर और थकी हुई महसूस कर रही हूं। जब आर्थर दोपहर के भोजन के लिए आया और उसने मुझे देखा, तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दी। मैं खुश रहने का नाटक करने की भी ताकत नहीं थी। मैं सोच रही हूं कि क्या आज रात मैं मां के कमरे में सो सकती हूं। मैं कोई बहाना बनाकर ऐसा करने की कोशिश करूंगी। 25 अगस्त, एक और खराब रात। मां को मेरा यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। वो खुद भी बहुत ठीक नहीं लग रही है, और शायद उन्हें डर है कि कहीं मेरी चिंता करके मेरी हालत और खराब न हो जाए। मैंने रात को जागते रहने की कोशिश की और कुछ समय तक सफल भी रही। लेकिन जब घड़ी ने 12 बजाए तो उसकी आवाज से मैं झपकी से जाग गई। इसका मतलब है कि उससे पहले मैं सो गई थी। खिड़की के पास किसी चीज के खरोंचने या पंख फड़फड़ाने जैसी आवाज आ रही थी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए शायद मैं फिर सो गई। मुझे फिर बहुत बुरे सपने आए। काश मुझे वे सपने याद रहते। आज सुबह मैं बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हूं। मेरा चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया है। मेरे गले में दर्द है। शायद मेरे फेफड़ों में कुछ समस्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे पर्याप्त हवा नहीं मिल रही। जब आर्थर आएगा तो मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी, वरना मुझे पता है कि मुझे इस हालत में देखकर वो भी बहुत दुखी हो जाएगा। पत्र आर्थर से डॉक्टर सीवर्ड के नाम, अल्बे मार्ले होटल, 31 अगस्त। मेरे प्रिय जैक, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक काम करो। लूसी बीमार है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई विशेष बीमारी है, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में दिखाई देती है और हर दिन उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैंने उससे पूछा है कि क्या कोई ऐसी बात है जो उसे परेशान कर रही है। मैं उसकी मां से पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति में अपनी बेटी की चिंता उन्हें बताना उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। श्रीमती वेस्टेनरा ने मुझे बताया है कि उनकी बीमारी का अंत लगभग तय है। उन्हें हृदय की बीमारी है, लेकिन बेचारी लूसी को अभी इसके बारे में पता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई बात मेरी प्यारी लूसी के मन को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मैं लगभग परेशान हो जाता हूं। उसे देखना ही मेरे लिए बहुत दुखद है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें उसे देखने के लिए बुलाऊंगा। शुरुआत में उसने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन आखिर में उसने सहमति दे दी। मेरे पुराने दोस्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन ये लूसी की भलाई के लिए है, इसलिए मुझे तुमसे यह पूछने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, और तुम्हें भी उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम्हें कल दोपहर 2 बजे हिलिंगहैम में हमारे साथ दोपहर का भोजन करने आना है। इस तरह श्रीमती वेस्टेनरा को किसी बात का संदेह नहीं होगा। भोजन के बाद लूसी को तुम्हारे साथ अकेले बात करने का अवसर मिलेगा। मैं बहुत चिंतित हूं। तुम उसके देखने के बाद जितनी जल्दी हो सके मैं तुमसे अकेले में सलाह करना चाहता हूं। कृपया जरूर आना। तुम्हारा आर्थर। टेलीग्राम आर्थर होल्मवुड से डॉक्टर सीवर्ड के नाम। 1 सितंबर। मुझे अपने पिता को देखने के लिए बुलाया गया है। उनकी हालत और खराब हो गई है। मैं उन्हें पत्र लिख रहा हूं। तुम आज रात की डाक से मुझे पूरी जानकारी लिखना। जरूरत हो तो मुझे तार भेज देना। डॉक्टर सीवर्ड का आर्थर होल्मवुड के नाम पत्र। 2 सितंबर। मेरे प्यारे पुराने मित्र, मिस वेस्टेनरा के स्वास्थ्य के बारे में मैं तुम्हें तुरंत बताना चाहता हूं कि मेरी राय में उनके शरीर में ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक गड़बड़ी नहीं है जिसके बारे में मुझे जानकारी हो। फिर भी मैं उनकी हालत देखकर बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। जब मैंने उन्हें पिछली बार देखा था
तब की तुलना में अब वे बहुत ज्यादा बदली हुई लगती है। बेशक तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि मुझे उनकी पूरी तरह से चिकित्सकीय जांच करने का अवसर नहीं मिला जैसा कि मैं चाहता था। हमारी दोस्ती के कारण भी थोड़ी परेशानी होती है, जिसे चिकित्सा विज्ञान या सामान्य नियम भी पूरी तरह दूर नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर होगा कि मैं तुम्हें ठीक ठीक बताऊं कि क्या हुआ था। उसके बाद तुम स्वयं कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या किया है और आगे क्या करने का विचार है। जब मैं मिस वेस्टनरा से मिला तो वो देखने में काफी खुश और प्रसन्न लग रही थी। उनकी मां भी वहां मौजूद थी। कुछ ही सेकंड में मुझे समझ आ गया कि लूसी अपनी मां को चिंता से बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और जानबूझकर अपनी वास्तविक हालत छिपा रही थी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वो कम से कम ये समझती है कि सावधानी बरतना क्यों जरूरी है। हमने साथ में दोपहर का भोजन किया। हम सभी ने खुश रहने की पूरी कोशिश की और हमारी कोशिशों के बदले कुछ समय के लिए सचमुच हम सब प्रसन्न भी रहे। फिर श्रीमती वेस्टनरा आराम करने चली गई और लूसी मेरे साथ अकेली रह गई। हम उनके निजी कमरे में चले गए। वहां पहुंचने तक लूसी की खुशी बनी रही, क्योंकि उस समय नौकर चाकर इधर उधर आ जा रहे थे। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उनके चेहरे से खुशी का नकाब उतर गया। वो एक कुर्सी पर बैठ गई, गहरी सांस ली और अपने हाथ से अपनी आंखें ढक ली। जब मैंने देखा कि उनकी बनावटी खुशी खत्म हो गई है, तो मैंने तुरंत उस स्थिति का फायदा उठाकर उनकी जांच शुरू की। उन्होंने बहुत प्यार से मुझसे कहा, मैं आपको बता नहीं सकती कि अपने बारे में बात करना मुझे कितना नापसंद है। मैंने उन्हें समझाया कि डॉक्टर और मरीज के बीच की बातें पूरी तरह गोपनीय होती है, लेकिन तुम उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हो। वो तुरंत मेरी बात समझ गई और उन्होंने एक ही वाक्य में सारी झिझक खत्म कर दी। उन्होंने कहा, आप आर्थर को जो कुछ बताना चाहें बता सकते हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे उसकी चिंता है। इसलिए अब मुझे तुम्हें सब कुछ बताने की पूरी स्वतंत्रता है। मैं आसानी से देख सकता था कि उनके शरीर में खून की कमी है, लेकिन उनमें आम तौर पर दिखाई देने वाले एनीमिया के लक्षण नहीं थे। संयोग से मुझे उनके खून की वास्तविक स्थिति जांचने का अवसर मिल गया। जब मैंने एक ऐसी खिड़की खोली जो बहुत मुश्किल से खुल रही थी, तो अचानक उसकी एक रस्सी टूट गई और टूटे हुए कांच से उनके हाथ पर हल्की सी चोट लग गई। चोट बहुत छोटी थी, लेकिन इससे मुझे जांच के लिए उनके खून की कुछ बूंदें मिल गई। मैंने उन बूंदों का परीक्षण किया। खून की जांच से उसकी स्थिति बिल्कुल सामान्य दिखाई दी। इससे मुझे यही निष्कर्ष निकालना चाहिए कि उनके शरीर में अंदर से अच्छी स्वास्थ्य शक्ति मौजूद है। बाकी शारीरिक मामलों में भी मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं कि चिंता करने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई कारण है तो वो कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होगा। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समस्या शायद मानसिक है। वो कभी कभी ठीक से सांस न ले पाने की शिकायत करती है। उन्हें बहुत गहरी और सुस्त नींद आती है और ऐसे सपने आते हैं जो उन्हें डरा देते हैं, लेकिन जागने के बाद उन्हें उन सपनों की कोई याद नहीं रहती। उन्होंने मुझे बताया कि बचपन में उन्हें नींद में चलने की आदत थी। व्हिटबी में वो आदत फिर वापस आ गई थी। एक बार तो वो रात में घर से निकलकर ईस्ट क्लिफ तक चली गई थी, जहां मिस मरे ने उन्हें पाया था। लेकिन लूसी का कहना है कि हाल के दिनों में ये आदत दोबारा नहीं लौटी है। मैं खुद इस मामले को लेकर उलझन में हूं, इसलिए मैंने वही किया है जो मुझे सबसे सही लगा। मैंने अपने पुराने मित्र और गुरु प्रोफेसर वैन हेल्सिंग को एम्स्टर्डम पत्र लिखा है। वो दुनिया के उन लोगों में से हैं जिन्हें ऐसी रहस्यमय और असामान्य बीमारियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। मैंने उनसे यहां आने का अनुरोध किया है। तुमने मुझसे कहा था कि लूसी के इलाज का पूरा खर्च तुम उठाओगे, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में और मिस वेस्टनरा से तुम्हारे संबंध के बारे में भी बता दिया है। मेरे प्रिय मित्र, मैंने ये सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार किया है। मैं लूसी के लिए जो भी कर सकता हूं उसे करने में मुझे खुशी होगी। जहां तक वैन हेल्सिंग की बात है, मैं जानता हूं कि वो मेरे लिए व्यक्तिगत कारणों से कुछ भी करने को तैयार होंगे। इसलिए चाहे वो किसी भी कारण से यहां आए, हमें उनकी बात माननी होगी। वो देखने में थोड़े मनमाने और जिद्दी व्यक्ति लग सकते हैं, लेकिन इसका कारण यह है कि वो जिस विषय में बात करते हैं उसके बारे में दूसरों से कहीं अधिक जानते हैं। वो एक दार्शनिक और तत्वमीमांसक है और अपने समय के सबसे उन्नत वैज्ञानिकों में से एक है। मेरा विश्वास है कि उनका दिमाग पूरी तरह खुला हुआ है और वो किसी भी संभावना को बिना जांचे खारिज नहीं करते। उनमें लोहे जैसी मजबूत इच्छा शक्ति है। उनका स्वभाव बर्फीली धारा की तरह शांत है। उनके अंदर अटूट संकल्प, आत्मसंयम और सहनशीलता है, और सबसे बढ़कर उनका दिल बेहद दयालु और सच्चा है। ये सभी गुण उन्हें मानवता की सेवा करने के लिए एक असाधारण व्यक्ति बनाते हैं। वो सिद्धांत और व्यवहार
दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं। उनकी सोच बहुत व्यापक है और उनका हृदय दूसरों के दुख दर्द को समझता है। मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि मुझे उन पर इतना भरोसा क्यों है। मैंने उनसे तुरंत आने के लिए कहा है। मैं कल फिर मिस वेस्टेनरा को देखूंगा। वो मुझसे स्टोर्स में मिलेंगी ताकि मैं बहुत जल्दी जल्दी उनके घर जाकर उनकी मां को चिंतित न कर दूं। तुम्हारा सदैव जॉन सीवर्ड। पत्र अब्राहम वैन हेल्सिंग से डॉक्टर सीवर्ड के नाम। 2 सितंबर। मेरे अच्छे मित्र, जब मुझे तुम्हारा पत्र मिला तब मैं पहले से ही तुम्हारे पास आने की तैयारी कर रहा था। सौभाग्य से मैं तुरंत यहां से निकल सकता हूं और उन लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। अगर परिस्थिति अलग होती तो शायद उन लोगों के लिए मुश्किल होती जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। लेकिन जब मेरा मित्र मुझे उन लोगों की सहायता करने के लिए बुलाता है जिन्हें वो प्रिय मानता है तो मैं उसके पास जरूर आता हूं। अपने मित्र से कहना कि एक समय जब तुमने मेरे घाव से इतनी तेजी से उस जहरीले संक्रमण को निकालकर मेरी जान बचाई थी जो उस चाकू के कारण हुआ था जिसे हमारा दूसरा मित्र घबराहट में गिरा बैठा था, उस समय तुमने मेरे लिए जितना किया था उससे कहीं ज्यादा अब कर सकते हो। और अब जब तुमने मेरी मदद मांगी है तो तुम्हारी सहायता करना मेरे लिए खुशी की बात है। तुम मेरे लिए व्यवस्था करना कि हम उस युवती से कल बहुत देर न होने से पहले मिल सकें। संभव है कि मुझे उसी रात यहां वापस लौटना पड़े, लेकिन अगर जरूरत हुई तो मैं 3 दिन बाद फिर आ सकता हूं और आवश्यकता पड़ने पर अधिक समय तक रुकूंगा। तब तक के लिए अलविदा, मेरे मित्र जॉन। वैन हेल्सिंग। पत्र डॉक्टर सीवर्ड से माननीय आर्थर होल्मवुड के नाम। 3 सितंबर। मेरे प्रिय आर्ट। वैन हेल्सिंग आए और फिर वापस चले गए। वो मेरे साथ हिलिंगहम गए थे। लूसी की समझदारी के कारण उसकी मां उस दिन दोपहर के भोजन के लिए बाहर गई हुई थी, इसलिए हम दोनों लूसी के साथ अकेले थे। वैन हेल्सिंग ने लूसी की बहुत सावधानी से जांच की। वो अपनी पूरी रिपोर्ट मुझे देंगे और फिर मैं तुम्हें उसकी जानकारी दूंगा, क्योंकि जांच के दौरान मैं हर समय वहां मौजूद नहीं था। मुझे डर है कि वो लूसी की हालत को लेकर बहुत चिंतित है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में सोचने की जरूरत है। जब मैंने उन्हें हमारी दोस्ती के बारे में बताया और यह भी बताया कि इस मामले में तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो, तो उन्होंने कहा, तुम उसे वो सब बताओ जो तुम सोचते हो। अगर तुम मेरे विचार का अनुमान लगा सकते हो तो उसे वो भी बता देना। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यह कोई मजाक नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का मामला है, शायद उससे भी बढ़कर। मैंने उनसे पूछा कि उनका मतलब क्या है, क्योंकि वो उस समय बेहद गंभीर थे। ये बात तब हुई जब हम वापस शहर आ चुके थे और वो एम्स्टर्डम लौटने से पहले 1 कप चाय पी रहे थे। उन्होंने इसके बारे में मुझे और कोई संकेत नहीं दिया। 8, तुम्हें मेरी इस चुप्पी से नाराज नहीं होना चाहिए। उनकी चुप्पी का मतलब यही है कि उनका पूरा दिमाग लूसी की भलाई के बारे में सोच रहा है। समय आने पर वो सब कुछ साफ साफ बताएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें हमारी मुलाकात का पूरा विवरण ऐसे लिखूंगा जैसे मैं द डेली टेलीग्राफ के लिए कोई विशेष वर्णनात्मक लेख लिख रहा हूं। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस उन्होंने इतना कहा कि जब वो यहां विद्यार्थी थे तब की तुलना में लंदन की हवा में उड़ने वाली कालिख अब उतनी खराब नहीं रही। अगर संभव हुआ तो मुझे उनकी पूरी रिपोर्ट कल मिल जाएगी। किसी भी स्थिति में वह मुझे एक पत्र जरूर भेजेंगे। अब तुम्हें हमारी मुलाकात के बारे में बताता हूं। जिस दिन मैंने लूसी को पहली बार देखा था उसकी तुलना में आज वो कहीं ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी और निश्चित रूप से उसकी हालत भी बेहतर थी। उसके चेहरे से वो भयानक पीलापन काफी कम हो गया था जिसने तुम्हें इतना परेशान किया था। उसकी सांस भी बिल्कुल सामान्य थी। लूसी ने प्रोफेसर के साथ बहुत प्यार और विनम्रता से व्यवहार किया, जैसा कि वो हमेशा करती है। वो उन्हें सहज महसूस कराने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मैं देख सकता था कि बेचारी लड़की ऐसा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। मुझे विश्वास है कि वैन हेल्सिंग ने भी ये बात समझ ली थी, क्योंकि मैंने उनकी घनी भौहों के नीचे से एक तेज नजर देखी, वही नजर जिसे मैं पुराने दिनों से पहचानता हूं। इसके बाद उन्होंने हमारे बारे में, बीमारी के बारे में और चिकित्सा के बारे में बात करने के बजाय हर तरह की दूसरी बातें शुरू कर दी। वो इतने प्रसन्न और हंसमुख अंदाज में बातें कर रहे थे कि धीरे धीरे लूसी की बनावटी खुशी असली खुशी में बदलने लगी। फिर बिना किसी स्पष्ट बदलाव के उन्होंने बातचीत को धीरे धीरे अपनी लूसी से मिलने की वजह की ओर मोड़ दिया। उन्होंने बहुत सहजता से कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे बहुत खुशी है कि तुम इतनी प्यारी हो और लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरी बच्ची, चाहे तुम्हारे अंदर ऐसी कोई समस्या हो जिसे मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं,
मुझे बताया गया था कि तुम बहुत उदास रहती हो और तुम्हारा चेहरा भयानक रूप से पीला हो गया है। मैं उनसे कहता हूं, फू। ये कहते हुए उन्होंने मेरी ओर उंगलियां चटकाई और आगे बोले, लेकिन तुम और मैं उन्हें दिखाएंगे कि वे कितने गलत हैं। ये आदमी, उन्होंने मेरी ओर उसी तरह इशारा किया जैसे कभी अपनी कक्षा में किसी खास घटना के बाद मेरा परिचय कराते समय किया करते थे, और जिसकी याद वो आज भी मुझे दिलाना नहीं भूलते। ये युवा लड़कियों के बारे में क्या जान सकता है? इसके पास तो अपने पागल मरीज हैं जिनके साथ वो खेलता है और उन्हें फिर से खुशी की दुनिया में वापस लाता है। उन लोगों के पास जो उनसे प्यार करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और जब हम किसी को ऐसी खुशी वापस देते हैं तो उससे मिलने वाला आनंद भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन युवा लड़कियां, इसके पास न पत्नी है और न बेटी। और युवा लोग अक्सर अपने जैसे युवा लोगों से अपने मन की बातें नहीं कहते। वे अपने मन की बातें हम जैसे बूढ़ों से कहते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं और उन दुखों के कारणों को भी समझा है। इसलिए मेरी प्यारी बच्ची, हम इसे बाहर बगीचे में जाकर सिगरेट पीने के लिए भेज देते हैं। तब तुम और मैं अकेले में थोड़ी बातचीत करेंगे। मैं उनका संकेत समझ गया, इसलिए मैं बाहर टहलने चला गया। कुछ देर बाद प्रोफेसर खिड़की के पास आए और मुझे अंदर बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, मैंने बहुत सावधानी से जांच की है, लेकिन शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं मिली जो इन समस्याओं का कारण हो। मैं तुमसे सहमत हूं कि उसका बहुत सारा खून पहले कम हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर भी उसकी वर्तमान हालत किसी भी तरह से एनीमिया जैसी नहीं है। मैंने उससे कहा है कि वो अपनी नौकरानी को मेरे पास भेजे, क्योंकि मैं उससे केवल 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि कहीं कोई महत्वपूर्ण बात मेरी नजर से छूट न जाए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वह क्या बताएगी। फिर भी कोई कारण जरूर है। हर चीज का कोई न कोई कारण होता है। अब मुझे घर वापस जाकर इस बारे में सोचना होगा। तुम मुझे हर दिन तार भेजना। अगर कोई कारण दिखाई दिया तो मैं फिर वापस आऊंगा। ये बीमारी, क्योंकि स्वस्थ न होना भी एक बीमारी ही है, मुझे बहुत रुचिकर लगती है। और ये प्यारी युवा बच्ची भी मुझे बहुत प्रिय लगती है। उसने मुझे प्रभावित किया है, और उसके लिए, अगर तुम्हारे लिए या बीमारी के कारण नहीं भी, तब भी मैं वापस आऊंगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, जब हम दोनों अकेले थे तब भी उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसलिए अब 8, तुम वो सब जानते हो जो मैं जानता हूं। मैं लूसी पर कड़ी नजर रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे बेचारे पिता की तबीयत अब कुछ सुधर रही होगी। मेरे पुराने मित्र, तुम्हारे लिए यह बहुत कठिन स्थिति होगी कि तुम्हारे 2 सबसे प्रिय लोगों के बीच तुम्हें इस तरह फंसना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे पिता के प्रति तुम्हारे कर्तव्य को समझता हूं, और तुम उस कर्तव्य को निभाने में बिल्कुल सही हो। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें तुरंत लूसी के पास आने के लिए संदेश भेज दूंगा। इसलिए जब तक मेरी ओर से कोई संदेश ना आए, तुम बहुत ज्यादा चिंता मत करना। तुम्हारा सदैव, जॉन सीवर्ड। डॉक्टर सीवर्ड की डायरी, 4 सितंबर। चिड़िया, मक्खियां और दूसरे जीव खाने वाले हमारे मरीज रेनफील्ड ने फिर से हमारी रुचि बनाए रखी है। कल उसे केवल एक बार पागलपन का दौरा पड़ा, और वो भी उसके सामान्य समय से अलग था। दोपहर के ठीक 12 बजने से कुछ पहले वो बेचैन होने लगा। अटेंडेंट उसके लक्षणों को पहचानता था, इसलिए उसने तुरंत मदद के लिए लोगों को बुलाया। सौभाग्य से वे लोग दौड़ते हुए समय पर पहुंच गए। ठीक 12 बजते ही रेनफील्ड इतना हिंसक हो गया कि उसे काबू में रखने के लिए सभी लोगों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। लेकिन लगभग 5 मिनट बाद वो धीरे धीरे शांत होने लगा। अंत में वो एक तरह की उदासी में डूब गया और अभी तक उसी अवस्था में है। अटेंडेंट ने मुझे बताया कि दौरे के दौरान उसकी चीखें बेहद डरावनी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे पास संभालने के लिए बहुत काम था, क्योंकि उसके चिल्लाने से दूसरे मरीज भी डर गए थे। मैं उनके डर को पूरी तरह समझ सकता हूं, क्योंकि उसकी आवाज ने मुझे भी परेशान कर दिया था, जबकि मैं उससे काफी दूर था। अब अस्पताल में रात के भोजन का समय भी बीत चुका है। फिर भी मेरा मरीज एक कोने में बैठा हुआ है और लगातार किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसके चेहरे पर एक फीकी, उदास और दुखी अभिव्यक्ति है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी ऐसी चीज की ओर इशारा कर रहा हो जिसे मैं सीधे देख या समझ नहीं पा रहा हूं। मैं इस व्यवहार को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं। बाद में मेरे मरीज की हालत में फिर बदलाव आया है। शाम 5 बजे जब मैं उसे देखने गया तो वो पहले की तरह बेहद खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। वो मक्खियां पकड़कर उन्हें खा रहा था। अपनी पकड़ी हुई मक्खियों की संख्या याद रखने के लिए वो कमरे के दरवाजे के किनारे गद्दे की पट्टियों के बीच अपने नाखूनों से निशान बना रहा था।
जब उसने मुझे देखा तो वो मेरे पास आया और अपने खराब व्यवहार के लिए माफी मांगी। फिर बहुत विनम्र और डरते हुए अंदाज में उसने मुझसे अनुरोध किया कि उसे उसके अपने कमरे में वापस ले जाया जाए और उसकी नोटबुक भी उसे वापस दी जाए। मैंने सोचा कि उसकी इच्छा पूरी कर देना ही बेहतर होगा, इसलिए अब वो अपने कमरे में वापस है और उसकी खिड़की खुली हुई है। उसने अपनी चाय की चीनी खिड़की की चौखट पर फैला दी है और वहां मक्खियों की अच्छी खासी संख्या इकट्ठी हो गई है। अब वो उन्हें खा नहीं रहा, वो उन्हें पहले की तरह एक डिब्बे में जमा कर रहा है और अब वो अपने कमरे के कोनों में मकड़ी ढूंढ रहा है। मैंने पिछले कुछ दिनों के बारे में उससे बात करने की कोशिश की। मैं उसके विचारों के बारे में कोई भी संकेत पा सकूं तो मेरे लिए बहुत मददगार होगा, लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ क्षण के लिए वो बहुत उदास दिखाई दिया। फिर उसने बहुत दूर से आती हुई आवाज जैसी धीमी आवाज में कहा, जैसे वह मुझसे नहीं बल्कि खुद से बात कर रहा हो, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उसने मुझे छोड़ दिया है। अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है जब तक कि मैं खुद कुछ न करूं। फिर अचानक उसने दृढ़ता से मेरी ओर देखा और कहा, डॉक्टर, क्या आप मेरे साथ बहुत अच्छे होंगे और मुझे थोड़ी और चीनी देंगे? मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। मैंने पूछा, और मक्खियां? उसने जवाब दिया, हाँ, मक्खियों को भी ये पसंद है और मुझे मक्खियां पसंद है, इसलिए मुझे भी ये पसंद है। और कुछ लोग इतने कम समझदार होते हैं कि वे सोचते हैं कि पागल लोग तर्क नहीं कर सकते। मैं उसके लिए दोगुनी मात्रा में चीनी ले आया। इसके बाद वो दुनिया के सबसे खुश लोगों में से एक जैसा लग रहा था। काश मैं उसके दिमाग को समझ पाता। आधी रात उसकी हालत में फिर एक बदलाव आया। मैं मिस वेस्टिनरा को देखने गया था और उन्हें पहले से काफी बेहतर पाया। वहां से लौटकर मैं अपने घर के दरवाजे के पास खड़ा सूर्यास्त देख रहा था। तभी मैंने एक बार फिर रेनफील्ड को चिल्लाते हुए सुना। उसका कमरा घर के इसी तरफ है, इसलिए इस बार उसकी चीखें मुझे सुबह की तुलना में ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। ये मेरे लिए बहुत विचित्र अनुभव था। मैं अभी कुछ क्षण पहले लंदन के सुंदर सूर्यास्त को देख रहा था। धुएं जैसी खूबसूरत रोशनी, लाल चमक, गहरी काली परछाइयां और बादलों पर पड़ते अद्भुत रंग। और अचानक मुझे अपने उस ठंडे पत्थर के भवन की कठोर वास्तविकता याद आई, जहां चारों ओर दुख और पीड़ा से भरे लोग रहते थे। और मुझे लगा कि मेरे अपने अकेले और दुखी मन को भी ये सब सहना पड़ रहा है। मैं ठीक उसी समय उसके पास पहुंचा जब सूरज डूब रहा था। उसकी खिड़की से मैंने सूरज की लाल गोल आकृति को धीरे धीरे नीचे जाते देखा। जैसे जैसे सूरज डूबता गया, रेनफील्ड का पागलपन भी कम होता गया और जैसे ही सूरज पूरी तरह क्षितिज के नीचे गया, वो उन लोगों के हाथों से फिसलकर जमीन पर एक निर्जीव शरीर की तरह गिर पड़ा जो उसे पकड़े हुए थे। ये आश्चर्यजनक है कि पागल लोगों के दिमाग में कितनी तेजी से सामान्य स्थिति वापस आ सकती है। कुछ ही मिनटों के भीतर वो उठ खड़ा हुआ। वो बिल्कुल शांत था और अपने चारों ओर देखने लगा। मैंने अटेंडेंटों को संकेत दिया कि वे उसे न पकड़े। मैं देखना चाहता था कि वो अब क्या करता है। वो सीधे खिड़की के पास गया और वहां फैली चीनी को साफ कर दिया। फिर उसने अपनी मक्खियों वाला डिब्बा उठाया और सारी मक्खियों को बाहर छोड़ दिया। उसने डिब्बा भी फेंक दिया। फिर उसने खिड़की बंद की और कमरे के दूसरी तरफ जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसका यह व्यवहार देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उससे पूछा, क्या अब तुम मक्खियां जमा करना जारी रखोगे? उसने कहा, नहीं, मैं उस सारी बेकार चीज से तंग आ गया हूं। वो निश्चित रूप से अध्ययन करने के लिए एक बेहद दिलचस्प व्यक्ति है। काश मैं उसके दिमाग के अंदर झांक पाता या उसके अचानक आने वाले पागलपन के पीछे का कारण समझ पाता। रुको, शायद आखिरकार कोई सुराग मिल गया है। अगर हम ये पता लगा सके कि आज उसके दौरे दोपहर के ठीक समय और सूर्यास्त के समय ही क्यों आए, तो शायद हम कारण समझ सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सूर्य की कोई नकारात्मक या हानिकारक शक्ति कुछ खास लोगों पर निश्चित समय में असर डालती हो, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा कभी कभी कुछ लोगों को प्रभावित करता है? हमें आगे पता चलेगा। तार सीवर्ड, लंदन से वैन हेल्सिंग, एम्स्टर्डम, 4 सितंबर। मरीज आज भी बेहतर है। तार सीवर्ड, लंदन से वैन हेल्सिंग, एम्स्टर्डम, 5 सितंबर। मरीज की हालत में बहुत सुधार हुआ है। भूख अच्छी है, सामान्य रूप से सो रहा है, खुश है और चेहरे का रंग भी वापस आ रहा है। तार सीवर्ड, लंदन से वैन हेल्सिंग, एम्स्टर्डम, 6 सितंबर। हालत अचानक बहुत खराब हो गई है, तुरंत आओ। 1 घंटा भी बर्बाद मत करो। वैन हेल्सिंग से मिलने तक मैं होल्मवुड को भेजा जाने वाला तार रोक रहा हूं।